गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम प्रीति। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं आज स्तूपा के बारे में। पिछले क्लास में हमने पिलर्स के बारे में पढ़े थे, जो कि पिलर्स अशोका के मौर्य साम्राज्य के समय से ही चलता आ रहा है और स्तूपा भी जो है सो मौर्य साम्राज्य के समय से ही बनते आ रहा है। और स्तूपा मीन्स होता है कि जो मठ, जिस पर मठ ऐसा भवन है, ऐसा बिल्डिंग है जिसमें सबों के लाशों को, राख उख, हड्डी उड्डी, अवशेष जो बचते थे उसको ज़मीन के अंदर रख करके और उस पर जो मठ बनाए जाते थे उसे ही स्तूपा कहते हैं। तो आइए हम स्तूपा के बारे में डिटेल से जानते हैं और कौन कौन सा स्तूपा कहाँ पे है और कितने फेमस है वो सब जानते हैं। ठीक है, ओके। आइए पढ़ते हैं किसके बारे में? स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे। स्तूपा were burial mounds prevalent in India from the Vedic period। किस पीरियड से आ रहा है स्तूपा? तो स्तूपा जो है भारत में ही मतलब वैदिक पीरियड से ही आ रहा है। इट इज ए कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्यूनरल। क्या करा? फ्यूनरल कम्युलस इन विच relics and ashes of the dead were kept। क्या बोले कि इसमें जो वह एक टीला होता था, मतलब सबका टीला होता था, उसमें एसेस मीन्स होता है राख को रख करके उस पर जो भवन बनाया जाता था, उस पर जो गुंबद आकार का महल बनाया जाता था, उसको ही हम लोग स्तूपा कहते हैं, जो कि मतलब वो वैदिक पीरियड से ही भारत में चलता आ रहा है। वो भी किसके टाइम से? तो अशोका के टाइम से। यहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। किसके समय से आ रहा है? तो अशोका के समय से आ रहा है। द आर्ट ऑफ स्तूपास रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। क्या करा है? तो क्लाइमैक्स। ऑलमोस्ट 84,000 स्तूपा वेयर इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज पीरियड। अब क्या कहता है कि मतलब जो ये स्तूपा जो था, जो मौर्य साम्राज्य के समय से ही बनते आ रहा है, वो कितने स्तूपा बनाए थे मौर्य साम्राज्य ने? तो मतलब 84,000 84,000 से भी ज़्यादा स्तूपा बनवाए थे। ठीक है, क्या कहता है? ऑल द वैदिक ट्रेडिशन स्तूपा वेयर पॉपुलराइज्ड बाय द बुद्धिस्ट। ये किसके लिए पॉपुलर था? तो बुद्धिज्म के लिए पॉपुलर था। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। क्या कहता है कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद कितने स्तूपे बनाए गए थे? तो 9 स्तूपा वेयर इरेक्टेड। क्या कहता है कि जब भगवान बुद्ध मरे थे तो उसके बाद 9 स्तूपा बनाए गए थे। 8 of them had the relics of Buddha at their medhi while the 9th had। क्या कहता? इसमें जो था, जो मतलब 8 बुद्धा जो था सो मेधी के आधार पर बनाए गए थे। 8 बुद्धा थे वो मेधी के आधार पर बनाए गए थे और जो था एक स्तूपा जो था वो किस पे बनाए गए थे? तो बर्तनों में अवशेष रख के। 8 स्तूपा जो था मेधी आधार पे बनाया गया था और एक स्तूपा जो बनाया गया था तो बर्तन में राख रख करके बनाया गया था। देखिए हम इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए क्या कहता है कि स्तूपा, क्या कह रहा है? स्तूपा
स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवदाह टीले हैं। पहले भी बोल चुके हैं कि वहाँ जो शव को, जो लाश को जलाने के बाद जो राख बचते थे, उस राख को वहाँ पे रख करके, उस जगह पे रख करके एक मठ बनाया जाता था, उसे ही स्तूपा कहते थे। यह एक अत्यंत ये शिष्ट संचय है। फ्यूनरल कैमुलस, क्या है यह? फ्यूनरल कैमुलस है का पारंपरिक प्रतिनिधित्व है, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख रखी जाती थी। पहले भी बताएं कि ये जो स्तूप बनते थे तो उसमें मृतक के राख या अवशेष जो भी होता था उनको रख के बनाया जाता था। सम्राट अशोक के काल के दौरान, सम्राट अशोक के समय में क्या था, स्तूप बनाने की कला अपने चरम पे पहुंच गई थी। यानी कि अशोक सम्राट के समय इतना ज़्यादा स्तूपा बना कि वो बहुत ही चरम सीमा, मतलब बहुत ऊपर तक चले गई थी। कहा जाता है कि जब अशोक सम्राट जब स्तूपा बनवाने लगे तो बहुत सारे कर्ज में डूब गए और वो आम जनता से कर्ज ज़्यादा रेट पे वसूलने लगे ताकि वो कर्ज कम हो सके। वो इतने ही चरम पे पहुंच चुके थे। उनके शासन काल में लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे। कितने हजार स्तूप बनाए गए थे? तो 84,000। किसके समय में? तो मौर्य साम्राज्य के समय में। मौर्य साम्राज्य में भी अशोक के समय में बनाए गए थे। यद्यपि यह एक वैदिक परंपरा थी। कौन सी परंपरा थी? तो वैदिक परंपरा थी, लेकिन स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। किसके द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था? तो बौद्धों के द्वारा। बौद्ध भिक्षु और को पूजा पाठ करने के लिए, रहने के लिए बनाए गए थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए थे। पहले भी बोले कि भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, मर गए थे, वो शरीर त्याग दिए थे, तो उसके बाद 9 स्तूप बनाए गए थे। उनमें से 8 के मेधी आधार बुद्ध के अवशेष थे। यानी कि उसमें से जो 8 जो थे ना स्तूपा, वो मेधी आधार पे बनाए गए थे, जबकि 9वें स्तूप में वह बर्तन था जिसमें अवशेष रखे गए थे, जिसमें अवशेष रखे गए थे। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि 8 जो स्तूप बने हुए थे वो ऐसे ही राख उखड़ा करके उस पर मठ बना दिया गया, स्तूप बना दिया गया। लेकिन 9वां जो बनाया गया था तो एक बर्तन में उसके कुछ अवशेष बच गए थे, उसको रख करके बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ तक हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए क्या कहता है। कहा जाता pot in which the relics were originally kept, जो ओरिजिनल में जो रखा गया था वो क्या था? A basic diagram representing various part of स्तूपा is given below। मतलब क्या कहता है यहाँ पे, जो ये जो स्तूपा बना हुआ था किस डायग्राम पे बना हुआ था? तो बेसिक डायग्राम को ये रिप्रेजेंट करता था। अब आइए हिंदी में समझते हैं। वह पात्र जिसमें मूल रूप से अवशेष रखे गए थे, वह पात्र एक मतलब बर्तन था जिसमें उनके कुछ अवशेष रखे गए थे। स्तूप के विभिन्न भागों को दर्शाने वाला एक चित्र दिया गया था। उसके मतलब वो जो स्तूप बने हुए थे उस पर विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए थे, जो कि वो चित्र था मतलब स्कल्पचर के आकार का था, मूर्ति आकार था, जो कि वुडन लकड़ी की बनी हुई थी। और मुख्य द्वार पे वो चित्र सब बनाया जाता है कि इधर से स्तूपा में आप प्रवेश कर सकते हैं, उधर ही बनाया गया था। इसका अर्थ देखिए बताया गया है कि पात्र यानी कि बर्तन, रेलिक्स मीन्स होता है अवशेष, अवशेष होता है जो कि धार्मिक महत्व एवं वस्तुओं के शरीर के अंग को, मतलब पहले भी बताया कि कोई भी जलाने के बाद कुछ भी अवशेष बच जाता था उसको रख करके
बनाया जाता था। और स्तूपा बौद्ध धर्म से संबंधित एक गोल संरचना था। वो आगे हम आपको दिखाएंगे कि स्तूपा किस तरह से था। तो डायग्राम जो था, उसका जो डायग्राम था, चित्र आरेख था, ये सब इसमें बताया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्तूप है। ये डायग्राम जो चित्र बनाया गया था, ये इस तरह का डायग्राम था। इस पे लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा विथ द डिफरेंट पार्ट्स। इसमें जो था वो डिफरेंट पार्ट थे, जैसे कि यहाँ पे चलने के लिए भी बनाया गया था, मतलब पैदल चलने के लिए बनाया गया था पाथ। मिलिट्री था, अपर लेवल था, वॉकिंग था, हर्माइक था, ये सब था, तोरण था, ये सब स्टोन फेस था। इस तरह का ये बनाया गया था कि वो बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध को जो मानने वाले थे, उनमें जा कर के पूजा करते थे, शांति से रहते थे, इसलिए इस मठ को बनाया गया था। ठीक है, अब क्या कहता है मठ के बारे में जानते हैं, स्तूपा के बारे में। उसके अंदर या बाहर किस चीज़ से बना हुआ था, कैसा था उसके कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या कहता है, द कोर ऑफ स्तूपा वाज मेड ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक। किससे बना हुआ था, मतलब स्तूपा का जो भीतरी भाग था वह कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। While the outer surface was made by using burnt bricks, और उसका जो बाहरी सतह जो था, बाहरी में जो दीवारें वाली बनी हुई थी, वो था पके हुए ईंट के, which were then covered with thick layer of plaster। और इसको जो मतलब बाहरी भाग जो पका हुआ ईंट से बना हुआ था, चाहे अंदर का भाग जो कच्ची ईंट से बनी हुई थी, इसको एक मोटे प्लास्टर में परत में कवर कर दिया गया था। द मेधी एंड द तोरण, क्या कहता है, द मेधी एंड द तोरण डेकोरेटेड बाय वुडन। पहले भी बोल चुके थे कि वो लकड़ी के बना हुआ था। स्कल्पचर, वो जो थे स्तूपा जो बने हुए थे, किस किस के बने हुए थे, लकड़ी के, मतलब लकड़ी पे जो है मूर्ति कला की नक्काशी की गई थी, लकड़ी पे मूर्ति कला की नक्काशी की गई थी। क्या कहता है, डिवोटीज वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पाथ, यानी कि कहता है कि वहाँ पे जो मतलब पुजारी होते थे, जो पूजा करने आते थे, वो जो पूजा करते थे, वो घूम घूम करके चक्कर लगाते थे दक्षिणापाथ में, और ओपन एमुलेटरी पासेज अवे, मिलिट्री में से घूमना होता है, पासेज अवे एज अ टोकन ऑफ वर्शिप। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। वो जो है सो घूम घूम के बौद्ध भिक्षुक जो थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो सभी उस मठ के चारों साइड जो पाथ बने होते थे, उसमें घूम घूम के भगवान बुद्ध की प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं, हिंदी में समझते हैं क्या कह रहा। देखिए हम बता रहे हैं, स्तूप का भीतरी भाग, कोर, कोर मीन्स होता है भीतरी भाग, कच्ची ईंटों से बना था। कौन से ईंटों से बना हुआ था, तो कच्ची ईंटों से बना हुआ था, जबकि बाहरी सतह पक्की ईंटों से बनी हुई थी। किस ईंट से बनी हुई थी, तो पक्की ईंट से बनी हुई थी, जिन्हें बाद में प्लास्टर की एक मोटी परत से ढक दिया गया था। जो ये दीवारें बनी हुई थी पक्की ईंटों की, कच्ची ईंटों की, इसे मोटे प्लास्टर से ढक दिया गया था। मेधी और तोरण, क्या करा, मेधी और तोरण को लकड़ी की मूर्तियों से सजाया गया था। मेधी और तोरण को किससे सजाया गया था, तो लकड़ियों से सजाया गया था। श्रद्धालुओं भक्ति के प्रतीक के रूप में दक्षिणा पथ या खुले चलने वाले मार्ग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले भी बोले
कि वो जो पाथ जो बना होता था उसमें जो पूजा करने के लिए आते थे बौद्ध भिक्षु श्रद्धालु सब, तो उसके चारों ओर घूम घूम के क्या करते थे, चक्कर लगाते थे। वही बात इसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है समझने वाले, कोर मीन्स होता है कि भीतरी भाग, स्तूपा का सबसे मध्य हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा, मेधि वह वृत्ताकार का पथ या चबूतरा जिस पर स्तूप का मुख्य ढांचा टिका होता था। मेधि मीन्स होता है कि वो जो चबूतरा बना होता था वो वृत्ताकार पथ का था। ठीक है। तोरण, स्तूप में प्रवेश द्वार, तोरण मीन्स होता है कि स्तूप में प्रवेश द्वार, जो हम लोग भीतर मंदिर के अंदर जा कर के प्रार्थना करते हैं, जो बौद्ध भिक्षु जो है उसके अंदर जा कर के बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसे मुख्य द्वार प्रवेश कहा जाता, मुख्य द्वार कहा जाता, जो अक्सर बहुत अधिक नक्काशीदार और सजावटी होती थी। पहले भी बोले कि जो प्रवेश द्वार जो होता था वह स्कल्पचर के अकॉर्डिंग यानी कि मूर्ति कला पर बने होते थे और वो लकड़ी के बने होते हैं। प्रदक्षिणा पथ मीन्स होता है स्तूप के चारों ओर बना हुआ रास्ता जहाँ लोग घूम घूम कर प्रार्थना करते हैं। यहाँ भी बताया गया है प्रदक्षिणा पाथ यानी कि चारों ओर, स्तूप के चारों ओर बना हुआ रास्ता जिसमें घूम घूम के श्रद्धालु प्रार्थना करते थे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है, कौन सा सुप्रसिद्ध है, कौन पुराना है, कौन नया है, इसके बारे में बताया गया है। कहता फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या सब है। सांची स्तूपा इन द रायसेन, सांची का स्तूपा कहाँ है, तो रायसेन जिले में है। देखिए सबको नोट कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में जरूर आते हैं। स्तूपा से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे और ऐसे भी मौर्य साम्राज्य का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया भी है बीपीएससी में। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रायसेन जो जिला है वो किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। इज द मोस्ट फेमस ऑफ द अशोकन स्तूपास, ये जो सबसे मोस्ट फेमस है किसके समय का है, तो अशोका के समय का है। पिपरवाह स्तूपा इन उत्तर प्रदेश, पिपरवाह का स्तूपा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। इज द ओल्डेस्ट वन, यह उत्तर प्रदेश का जो पिपरवाह स्तूपा है वह सबसे पुरानों में से एक है, सबसे पुराना है, पुराना में भी वह सबसे पुराना एक है। देऊर कोठार इन मध्य प्रदेश, देऊर कोठार कहाँ है, तो इन मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। इस अनोदय लोकेशन नॉन फॉर its Buddhist stupas and credited to the Mauryan emperor, क्या कहता है, जो ये सब जितने भी स्तूपा बनाए हैं ना वो किसको क्रेडिट जाता है, तो मौर्य साम्राज्य को जाता है। उसमें क्या है, मौर्य एम्पायर अशोका किसको जाता है, तो अशोका को जाता है। द 6 लाइन क्या कहता है, 6 लाइन में ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन द देऊर कोठार, कौन से कोठार, देऊर कोठार पिलर इज बिलीव्ड टू बी द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द हिस्ट्री बुद्धा। किसके बारे में देऊर कोठार दे रहा है, देऊर कोठार का जो पिलर है वो किसके बारे में बताया जा रहा है, छठा लाइन, तो बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं। एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य, किसका साक्ष्य मिला था, तो भगवान बुद्ध के इतिहास का साक्ष्य मिला था। देखिए अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। सांची का स्तूपा, किसका स्तूपा, तो सांची का स्तूपा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूपा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अशोक के समय के स्तूपों में से सबसे प्रसिद्ध स्तूपा है। रायसेन का जो है स्तूपा, सांची का स्तूपा जो है अशोक के समय का सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है पीपरवाह स्तूप। कौन सा स्तूप? तो पीपरवाह स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। इसे सबसे पुराना प्राचीन स्तूप माना जाता है। कौन सा स्तूप माना जाता है? इसे सबसे पुराना और प्राचीन स्तूप माना जाता है। देऊर कोठार कहाँ है? देऊर कोठार, ये सब स्तूपा का नाम है। देऊर कोठार देऊर कोठार मध्य प्रदेश में स्थित एक अन्य स्थान है जो बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। देऊर कोठार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। जिसका श्रेय किसको गया है? तो मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है। देऊर कोठार स्तंभ जो है, देऊर कोठार स्तंभ जो है, इस स्तंभ पर मौजूद 6 पंक्तियों का ब्राह्मी शिलालेख है। ठीक है। वैसे तो वो मतलब उनका खरोष्ठी लिपि है, लेकिन ये सब जितने भी शिलालेख हैं ये सब ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ऐतिहासिक बुद्ध का सबसे प्रारंभिक प्रमाण माना जाता है। ये जो है, जो ब्राह्मी लिपि का जो शिलालेख है, ये भगवान बुद्ध के सबसे प्रारंभिक प्रमाणों में से एक माना जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, सांची सबसे प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप जो है सबसे प्रसिद्ध है। पीपरवाह का स्तूप सबसे पुराना है और देऊर कोठार बुद्ध के अस्तित्व का सबसे पुराना और लिखित प्रमाण प्रदान करता है। देऊर कोठार जो है सो भगवान बुद्ध के सबसे पुराना है और वो एक क्या करता है? तो लिखित प्रमाण प्रदान करता है। लिखा हुआ है उस पर, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? देखिए अब हम पढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। 9 स्तूपों में से कौन कौन से स्तूप कहाँ कहाँ पे हैं। 9 भगवान बुद्ध के 9 स्तूप थे, जिसमें से 9 स्तूप 9 जगह से मिले थे। वो जगह कौन कौन सी है अब हम जानते हैं कि कौन कौन से थे। The location of the 9 stupas built after the death of Buddha, जब भगवान बुद्ध मर गए थे उसके बाद 9 स्तूप बनाए गए थे और वो स्तूप कहाँ कहाँ है इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है राजगिरी। राजगिरी कहाँ पे है? बिहार में। वैशाली बिहार में है। उसके बाद कपिलवस्तु, अल्लाकप्पा। कौन सा है? अल्लाकप्पा। उसके बाद है रामग्राम, बैटपीड। क्या है? बैटपीड। पावा, कुशीनगर एंड पिपलीवाल। 9 जगह कौन कौन से हैं याद कर लीजिए। इसमें से एक न क्वेश्चन आ ही जाएगा कि भगवान बुद्ध के 9 स्तूप थे, वो 9 स्तूप कहाँ कहाँ। कोई कोई सा ऑप्शन में आपको दे देगा जगह का नाम, इसलिए जगह का नाम याद रखना चाहिए। तो जगह का नाम है कौन कौन सा? राजगिरी, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लाकप्पा, रामग्राम, बैटपीड, पावा,
कुशीनगर एंड पिपली वन। ठीक है, ये 9 जगह जो है भगवान बुद्ध के स्तूपा है, मठ है। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब हम आ रहे हैं आयाका पिलर। किस पिलर पर हम आएंगे? आयाका पिलर। 1 of 5 pillars usually erected on the 4th cardinal direction। किस डायरेक्शन में है? 4 कार्डिनल डायरेक्शन में है, जो कि चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ अ बुद्धिस्ट स्तूपा। भगवान बुद्ध का जो है स्तूपा है वह चारों मुख्य दिशाओं को दर्शाते हैं, चारों मुख्य दिशाओं में खड़े किए गए हैं। इट इज अ प्रोमिनेंट फ्यूचर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा एट अमरावती। क्या कह रहा है? अमरावती इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। भगवान बुद्ध के जो चारों दिशाओं में बैठाए गए हैं, चारों दिशाओं को जो स्तंभ खड़ा किए गए हैं वह कहाँ के हैं? तो अमरावती के हैं। अमरावती कहाँ पे है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। अमरावती कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो आइए हम उसके बारे में समझते हैं। आयक पिलर, इंग्लिश में आयका पिलर लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में उसको आयक पिलर, आयक स्तंभ कहते हैं। तो आयक पिलर बौद्ध स्तूप के चारों मुख्य दिशाओं को में आमतौर पर खड़े किए जाने वाले 5 स्तंभों में से एक है। जो बौद्ध स्तूप है ना, उसको चारों दिशाओं में खड़ा करने वाले 5 स्तंभों में से एक है। 5 स्तंभ खड़ा किए गए हैं स्तूपा में, स्तूपा को आयक पिलर में। वो 5 स्तंभ जो है ना, चारों मुख्य दिशाओं को अलग अलग दर्शाते हैं। 5 स्तंभ में से एक है। यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है। यह कहाँ है? चारों दिशाओं को दर्शाने वाले पिलर तो अमरावती में स्थित है। और अमरावती कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। बौद्ध स्तूपों की एक प्रमुख विशेषता है, यही सब जो चारों दिशाओं में घूम घूम कर प्रार्थना करना, आयताकार गोलाकार बनाना, ये सब स्तूपों का भगवान बुद्ध का एक मतलब प्रमुख विशेषता। इसकी जो विशेषता है, ये प्रमुख विशेषताएं को दर्शाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग कंगन हाली। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कंगन हाली के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ा आयक पिलर, अब पढ़ेंगे कंगन हाली के बारे में। तो क्या कहता है कंगन हाली? इट इज एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। कंगन हाली जो है बुद्धिस्ट का एक इम्पोर्टेंट साइट है। सिचुएटेड इन कलबुर्गी। कहाँ पे सिचुएटेड है? कलबुर्गी में, जिले में। कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये जो स्तूपा कंगन हाली कहाँ है? तो कलबुर्गी में है। कलबुर्गी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ऐसे भी याद रखिए, कलबुर्गी कर्नाटक। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर भीमा। ये किस नदी पर है? तो भीमा नदी पर है। द इम्पैक्ट ऑफ द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट रिफ्लेक्टेड ऑन स्कल्पचरल एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ कंगन हाली। ये जो स्कूल है, अमरावती का जो स्कूल है आर्ट ऑफ स्कल्पचर पर, वास्तुकला मूर्तिकला का जो स्कूल है, वहाँ पे है कौन सा? कंगन हाली। पोर्ट्रेट स्लैब
स्कल्पचर रिलीफ ऑफ मौर्यन इम्पेरर, ये किसके द्वारा संरक्षण किया गया, रिलीफ किया गया था? मौर्यन इम्पेरर के द्वारा, अशोका, मौर्यन इम्पेरर अशोका विथ इंस्क्रिप्शन। अब जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था वो क्या था? इंस्क्रिप्शन देखिए, वो था रायो अशोका। उनका कंगनहाली का जो पिलर था उस पर ही उनका असली नाम था रायो अशोका। ऐसे उन्हें प्रियदर्शी कहा जाता है, प्रिय नाम, प्रियदर्शी, इन नामों से जाना जाता है। किंग अशोका रिटेन इन ब्राह्मणी हैज़ बीन फाउंड हियर। अशोका का जो नाम निकल के आया कंगनहाली के पिलर पर, वो किस स्क्रिप्ट में लिखा था? तब ब्राह्मणी भाषा में, ब्राह्मी भाषा में ही उनका नाम अशोका एक्चुअल में लिखा हुआ है। इसके अलावा उनका नाम देवप्रिय, देवानाम, ये सब, प्रियदर्शी, ये सब लिखा हुआ था, ना कि अशोका लिखा हुआ था। द रिमेन्स ऑफ महास्तूपा हैव आल्सो बीन एक्सकेवेटेड एट द साइट। यहाँ से भी एक महान स्तूपा की खोज की गई थी। रिमेन्स ऑफ हीज एक्सकेवेशन साइट कैन बी डेटेड बिटवीन द 1st century BC टू 3rd century AD। अब क्या करा, ये जो साइट का जो खोदाई की गई थी, खोज की गई थी, इसमें जो मिला था स्तूपा चाहे वो पिलर, वो कितने से कितने सेंचुरी की थी? तो 1st century से लेकर के 3rd century तक की थी। किस किस सेंचुरी की थी? 1st and 3rd century की थी। अब देखिए हम इसे हिंदी में समझते हैं अच्छे से। स्तूपा जो था यह कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित था। किस नदी पर? तो भीमा नदी पर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कंगनहाली स्तूपा या कंगनहाली पिलर किस नदी पर था? तो भीमा नदी पर। किस जिले में था? तो कलबुर्गी जिले में था। कलबुर्गी जिला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ये तीनों चीज़ को याद रखना है और इसे याद रखना है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। यह जो स्थल स्तूपा जो है, जो स्तूपा मिला था कंगनहाली में, वो किसका था? तो बौद्ध का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। कंगनहाली के मूर्तिकला, कंगनहाली का जो मूर्तिकला था और वास्तुशिल्प रूपों पर अमरावती स्कूल क्या कहता? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का प्रभाव दिखाई देता है। इस ये जो स्तूपा बना हुआ था ना, ये अमरावती के स्कूल ऑफ आर्ट के प्रभाव दिखाई दे रहे थे। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक की एक चित्र वाली शिलालेख युक्त मूर्तियाँ रिलीफ मिली। क्या मिली? रिलीफ मिली, मूर्तियाँ मिली, जिस पर ब्राह्मी लिपि में रायो अशोक, क्या बोले, ब्राह्मी लिपि में किसका नाम लिखा था? तो रायो अशोक यानी कि राजा अशोक, यानी राजा अशोक। रायो अशोक मीन्स होता है राजा अशोक है। इस स्थल पर एक महास्तूप अवशेष भी खुदाई में मिले। इस स्थल को जब खोदा गया तो यहाँ से एक महास्तूप भी मिले और उनके अवशेष के समय 1ली शताब्दी की थी। इसका जो अवशेष था वो किस शताब्दी के थे? 1ली शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक था। यहाँ पर लिखा है 1st century BC टू 3rd century AD, 1ली शताब्दी के थे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? तो डिफरेंट पढ़ेंगे। अब हम स्तूपा के बारे में पढ़ लिए।
स्तूपाई, कौन कौन से स्तूपाई इंपॉर्टेंट थे उस सब के बारे में जान के अब आगे हम समझते हैं क्या कहता है। डिफरेंस बिटवीन अशोकन पिलर्स एंड अजमेनियाई पिलर्स। किस किस के बारे में कहता है? अशोक के पिलर और अजमेनियाई पिलर यानी कि ईरानी पिलर, ईरानी स्तंभ के बीच में डिफरेंट बताया गया कि दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों पिलर में क्या अंतर है। देखिए बेसिक में दिया है कंपोजिशन, किस किस से बना हुआ था, कैसे था, किस तरह के थे। तो लिख रहा है अशोकन पिलर, अशोक का जो पिलर था, द शाफ्ट ऑफ द अशोकन पिलर वेयर मोनोलिथिक। किसका था वो? मोनोलिथिक। दे वेयर इंस्क्राइब्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, मैनली चुनार सैंड स्टोन। इसमें इसकी जो बनावट थी, अशोकन का जो पिलर का जो बना हुआ था, पहले क्लास में बता दिए हैं कि पिलर का, अशोक का जो पिलर बना हुआ था वो सिंगल पीस ऑफ स्टोन, एक ही पत्थर से बना हुआ था। वो कौन सा पत्थर था? तो बलुआहा पत्थर था। सैंड स्टोन मीन्स बलुआहा पत्थर। जबकि ईरानी स्तंभ किस पे बना हुआ था देखते हैं। देखिए, द शाफ्ट ऑफ अजमेनियाई पिलर्स वेयर मेड ऑफ वेरियस पीस ऑफ सैंड स्टोन सीमेंटेड टुगेदर। ये जो बना हुआ था बहुत सारे बलुआ पत्थर से सीमेंट से जोड़ जोड़ के बनाया गया था। ईच अदर टुगेदर, ईच अदर, एक दूसरे को जोड़ के बनाया गया था। जबकि अशोका के पिलर क्या था? सिंगल था। वो किस चीज़ से बना हुआ था? बलुआ पत्थर से बना हुआ था। जबकि ये बहुत सारे पत्थरों से बने हुए थे मिलकर। अब क्या कहता है? लोकेशन, इसका कहाँ लोकेशन है? द अशोकन पिलर वेयर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड। ये जो था वो स्वतंत्र रूप से, अशोका का जो पिलर था वो स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया। द अजमेनियन पिलर वेयर जनरली अटैच्ड टू स्टेट बिल्डिंग्स। ये स्टेट बिल्डिंग्स पे बनाए गए थे। अब देखिए इसको हिंदी में समझते हैं। क्या करा? अशोक स्तंभ और अजमेनियाई यानी ईरानी स्तंभ के बीच में अंतर बताइए। इन दोनों के बीच में अंतर बताने के लिए कह रहा है। वैसे भी क्वेश्चन शायद, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है। ईरानी स्तंभ और अशोकन स्तंभ पिलर के बीच में डिफरेंट बताने के लिए। देखिए वैसे क्या है कि अशोक स्तंभ का पिलर जो थे, अशोक के पिलर, अशोक स्तंभ के मुख्य भाग मोनोलिथिक थे। मुख्य भाग कौन सा थे? वो मोनोलिथिक थे, यानी वे पत्थर एक ही टुकड़े मुख्य रूप से, यानी कि मोनोलिथिक मन से एक ही पत्थर, एक ही टुकड़े मुख्य रूप से चुनार का बलुआ पत्थर से तराशा कर बनाया गया था। वो बलुआ पत्थर कहाँ का था? तो चुनार का था, जिसको काट के बनाया गया था। अब देखिए ईरानी स्तंभ क्या कहता है? अजमेनियाई स्तंभों के मुख्य भाग बलुआ पत्थर के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाए गए थे। उसमें एक ही पत्थर था, लेकिन इसमें बहुत सारे पत्थर को आपस में जोड़कर बनाए गए थे। अब देखिए क्या कहता है? लोकेशन, स्थान अब हम पढ़ेंगे। कंपोजिशन पढ़ लिए, अब हम लोकेशन पढ़ेंगे। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए थे, वो इंडिपेंडेंटली स्थापित किए गए थे। जबकि अजमेनियाई ईरानी स्तंभ आमतौर पर राजकीय भवनों या इमारतों से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे?
ये तो स्वतंत्र रूप से बने हुए थे, लेकिन ये जो थे स्वराज के भवन या इमारत से जुड़े हुए थे। तो देखिए अशोक स्तंभ के बारे में क्या कहता है। अशोक स्तंभ एक ही पत्थर से बने और खुले स्थानों पर अकेले खड़े होते थे। अशोक का जो स्तंभ होता था ना, वो एक ही पत्थर से बने होते और खुले स्थान पर अकेले खड़े होते थे, जबकि ईरानी स्तंभ कई पत्थरों को जोड़कर बने होते थे और कई इमारतों जैसे महल का हिस्से होते थे, कई महलों के हिस्से होते थे। वो किस में होते थे? तो ईरानी स्तंभ में होते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, मेरी आई होप कि मेरी यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।